जय हिंद, नमस्कार। मैं तो देख रहा है ना, हाँ देख रहे है। तो एक से पहना पार्ट 1 वाला तो ये कहता है कुछ ना कि मापने के लिए लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे, तो मापने के लिए शिक्षण का जो क्रम आप लगाइएगा ना, सबसे पहला क्रम होगा तुलना करना। पहला होगा तुलना करना, जिसे दृश्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण बोले तो आंखों से देखना, यानी विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन या कंपैरिजन कहते हैं। वस्तु दो पेंसिल को कैसे तुलना करता है, देख करके। दो किताबों की लंबाई या मोटाई को देखता है, अरे बा कितना मोटा किताब है, तो पहले आप तुलना करते हैं। यह मापन का पूर्व अवस्था है। जब भी आपसे पूछ ले, आप कहना प्रत्यक्षीकरण, देखना, मनःदर्शन। उसके बाद आता है अमानक। अमानक का मतलब होता है क्या, निश्चित या अस्थिर मान। मतलब यह निश्चित नहीं होता है, आपका हाथ से मापिएगा। देखिए ना, आप क्या पढ़े, अमानक। अमानक मतलब नॉन स्टैंडर्ड, अनरिलायबल, जो रिलायबल ना हो, जो फिर ऑथेंटिक ना हो, ऑथेंटिक और विश्वसनीय जो हो। तो वैसी इकाई जैसे कि हाथ का बित्ता मापना, बित्ता बित्ता देख रहे हैं, हैंड्स स्पैन। पैर का कदम 20 डेगना गिने, 1 2 1 कट्ठा जमीन भगलो, बेचन भाई ले ले, हो जाएगा। नहीं, मानक इकाई आप लाते हैं, लग्घा का प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं, सिक्कर गिराते हैं, ये सभी मानक है। तो मानक तीसरा नंबर पे। पहले आएगा अमानक, बित्ता, हाथ, कदम, उंगली या डोरी से, डोरी, लकड़ी से, लकड़ी का लग्घा, लकड़ी आदि से मापना। ये सभी ना अनुभव आधारित होते हैं। मापन की आवश्यकता का इससे शुरुआती ज्ञान होता है, बोध। कहता है इकाई मिली, सेंटीडेसीमीटर, इसका कॉन्सेप्ट का ये शुरुआत, बुनियाद डालता है। कौन? अमानक इकाई। तो दूसरे चरण पर मित्रों आता है हमारा अमानक। इन्हें अमानक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर व्यक्ति का हाथ, कदम आदि अलग अलग होता है, इसलिए मानक नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, और मानक कहा जाता है। आज आप इन चीजों, इन शब्दों को भी लगे हाथ सीख रहे हैं इसके माध्यम से कि विश्वसनीय, अविश्वसनीय क्या होगा, मानक, अमानक। आइए तीसरा है प्रमाणिक। प्रमाणिक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, विश्वसनीय इकाई, रिलायबल। मानक स्टैंडर्ड, प्रमाणिक ऑथेंटिक मटेरियल का प्रयोग करना, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सभी कैसी इकाई हैं? मानक इकाइयां हैं। ये बच्चों को सार्वभौमिक और निश्चित इकाइयों से परिचित करवाते हैं, अर्थात निश्चित इकाई, सार्वभौमिक इकाई से ये परिचित करवाते हैं, परिचय करवाते हैं। चलिए देखिएगा आगे। कहता है उदाहरण के लिए स्केल, रूलर का प्रयोग। एक प्रश्न में आया था रूलर। रूलर मतलब शासक भी होता है, राजा, राजा। और रूलर स्केल को भी कहते हैं, इंची को, इंची को। तो ऐसा ही प्रश्न था, शिक्षिका ने कहा कि रूलर निकालो, तो बच्ची ने बोला रूलर, हम किसी राजा रानी को कैसे निकाल सकते हैं मैम? तो द्विअर्थी शब्द था वो, जिसका अलग अलग अर्थ होता है। रूलर मतलब राजा रानी, शासिका या शासक। कहता है मीटर, टेप इत्यादि, ये सभी क्या? मानक इकाई। इस चरण में बच्चा समझता है, इस चरण में बच्चा समझता है कि सभी के लिए एक समान माप क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो, किसी के साथ क्या नहीं हो, बायस्डनेस ना हो। प्रमाणिक माप अब करेंगे क्या? विकसित। अब चौथे स्टेज पे आप करोगे प्रमाणिक माप को डेवलप। किसमें? बच्चे की मानसिक अवधारणा में विकसित कर दोगे। क्या? कि बाबू ये जो है ना, ये दूध है, दूध को आप लीटर में मापोगे। ये आलू है, 10 किलो आलू है, ग्राम में मापोगे। आप देखिए प्रमाणिक माप, ये तीसरा नंबर पे प्रमाणिक या मानक इकाई का प्रयोग। लेकिन चौथा में मिलेगा प्रमाणिक माप को विकसित कर देना, शब्द मिलेगा विकसित करना, डेवलप करना। चौथे में नहीं समझे? आप उदाहरण देखिए इसका, ये देखिए। कहता है यह दरवाजा लगभग कितना मीटर? 2 मीटर। क्या होगा? क्या बच्चे ने यह बोला कि 2 लीटर होगा, 2 केजी होगा दरवाजा? सर मीटर की इकाई बच्चे में क्या हो रही है? विकसित। यह बोरी, बोरी को बोलेंगे 15 मीटर? नहीं, 15 केजी बोलेंगे।
मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये डेवलप कर देना कहलाता है कि मानक इकाई बच्चे में विकसित कर देना, चौथा स्टेज। इस बोतल में लगभग कितना लीटर दूध? 2 लीटर दूध है। 2 लीटर दूध है इस बोतल में लगभग। तो लीटर से उसने मापा। इकाई क्या है मापन की? लीटर। इकाई है किलोग्राम, इकाई है मीटर। ये विकसित हो गया, डेवलप कर देना, यही कहलाता है चौथा स्टेज। बच्चा अब बिना मापे ही मानक इकाई का अनुमान भी लगाने में कुशल हो जाएगा। बच्चे को बोलोगे आप 2 मीटर प्लस 2.08 सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? जब बच्चा इसे चेंज कर लेगा सेंटीमीटर में, आप कहेंगे हमने विकसित कर लिया प्रामाणिक माप को बच्चे के मन मस्तिष्क में। यही है चौथा वाला स्टेप। तो मित्रों याद रखिएगा, सबसे पहले आपका आता है तुलना करना, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण या प्रस्तुतिकरण। दूसरा है अमानक इकाई, तीसरा मानक इकाई, चौथा मानक इकाई को विकसित करना। और आइए रहा ये प्रश्न। इन प्रश्नों को आप देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर लंबाई का मापन श्रेणी पूछ रहा है इसका। तो तुलना और प्रामाणिक इकाई, यहां पे कहता है विकास, विकसित कर देना, डेवलपिंग। तो ये तीसरा नंबर पे नहीं होगा, ये चौथा पे आएगा और ये इधर चला आएगा, ये तीसरा पे होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तुलना और प्रामाणिक माप का इकाई, यही तो ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा। और प्रामाणिक आ जाएगा नॉन स्टैंडर्ड या नॉन ऑथेंटिक, नॉन रिलायबल। कहता है उसके बाद ना स्टैंडर्ड मेजर, स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक, रिलायबल, फिर है डेवलप कर देना, बच्चे में विकसित कर देना प्रामाणिक माप को, ये चौथा होता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर 2 नंबर। चलिए अब देखते हैं, एक है हमारे जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। उन्होंने कहा, नहीं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना कुछ बेस्ट वाला और डेकाडोन दे दूं, फिर बात करेंगे अपन उपकरणा कौशल। ये देखिएगा उपकरणा, सबटाइजिंग स्किल किसे कहते हैं उपकरणा। और आप प्रश्न देखेंगे ये एक एक नंबर ही, एक एक नंबर के लिए किताब में जो नहीं मिलेंगे आपको, बेहतर हट करके आपके लिए तैयार किया गया है। उपकरणा कौशल सबटाइजिंग स्किल क्या होता है? तुरंत पहचान लिया बिना गिने हुए, कह दिया, पासा देख करके तुरंत कह दिया। क्या कह दिया? 3, 4, 6 आदि छोटे समूह में स्वतः पहचान, यानी कि खुद ब खुद बिना गिने हुए बोल देना, सबटाइजिंग स्किल कहलाता है। छग्गे के पासे में विशेषकर बिना गिने हुए बता देना, ये काली माँ, दुर्गा माँ, एक ऐसे पलटे मने मन पता ही है एक के वही पट्टी 6 होगा। अब बिना गिने हुए अंदाजा लगा लेते हैं आंख बंद करके ही, और वो समझ रहा है आगे वाला बुड़बक, आप एकदम जो है ना जय काली माँ, जय दुर्गा माँ, जय भगवती भवानी कर रहे हैं। आप तो यहाँ हाथों से ऐसे ऐसे एक देख रहे हैं, एक हाथों से छू करके एक अलो, हाँ, अब बस वह बगल पलट देते हैं, ऐसे उल्टा के छग्गा रख देता है, 6 फुलाइस हो गया, हाँ 6 आ गया। तो बिना गिने हुए करते हो आप। ये जीवन में किसी चीज का इतना प्रयोग करना कि वो अनुमान में, पहचान में स्वतः आ जाए, उसी को कहते हैं उपकरणा, सबटाइजिंग। बिना गिने किसी समूह में वस्तु की संख्या तुरंत ही पहचान लेना, यही है सबटाइजिंग स्किल, उपकरणा कौशल। जब भी आ जाए गड़बड़ मत कीजिएगा। कहता है महत्व प्रारंभिक गणित का विकास, शुरू में संख्या में एकदम 2-2, बच्चा बोलता है 4, 3-3, 6, शुरू में ऐसे ही विकास होता है। संख्या बोध यानी कि नंबर का अंडरस्टैंडिंग, सेंस को मजबूत करने में मदद करता है। जोड़ घटाव सीखने में भी ये क्या होता है? सहायक होता है। आइए देखते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, एक संगति
किस इक्की संगति, एक एक संगति, एक एक करके गिनना, इसी को कहते हैं एक एक करके गिनना। बोलेगा 2 का विकास कैसे हुआ, 1 + 1। बोलेगा 4 कैसे आया, 3 में 1 जोड़ दो 4 आया। तो एक एक करके गिनना ही कहलाता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी हर वस्तु एक साथ एक संख्या शब्द का प्रयोग, हर वस्तु एक साथ एक संख्या शब्द का प्रयोग, इसी को कहते हैं हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, इक्की संगति या इक्की संगतता, इक्की संगतता। हर वस्तु के साथ एक संख्या शब्द का प्रयोग, हर संख्या के साथ एक ऊपर की संख्या, एक संख्या को और आगे का क्रम, इक्की संगति, इक्की संगतता, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। एक वस्तु एक संख्या, गिनती में दोहराव नहीं। 3 में 1 जुड़ा तो 4 आया, 4 में 1 जुड़ा तो 5 आया, 10 में 1 जुड़े तो 11 आए। अंतिम संख्या कुल वस्तुएं, अंतिम संख्या कोई कुल वस्तु जैसे कि 9 है तो 9 कुल वस्तु, 9 में 1 जोड़ दिया 10 आया, वो अंतिम संख्या। बस आप तो इतना ही याद रखिए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में इक्की संगति, एक एक गणना, एक एक गणना। 1 से 10 तक की गिनती करते समय वस्तुओं को छू छू करके गिनना, वस्तुओं को छोड़ छोड़ के गिनेंगे क्या? एक बच्चा जो है ना सबको गिनता है, 1 2 3 ताल 5 6 7 8, इसी को तो कहते हैं एक एक करके गिनना, यानी इक्की संगति। एक एक करके गिनने को कहते हैं, बस सरल सा तो कॉन्सेप्ट है। यह गणना का बेसिकल थ्योरी है, आधारभूत कॉन्सेप्ट है। कहता है इबारती या शाब्दिक समस्या किसे कहते हैं? इबारती समस्या, शाब्दिक समस्या। सर वर्ड प्रॉब्लम, मौखिक, वर्बल, उसी को आप कहते हैं शाब्दिक क्वेश्चंस, इबारती क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स या वर्ड वाले क्वेश्चंस। कि 2 आम 4 लताम, कितने लताम? 4 मजदूर मिलकर के 2 काम को कितने दिन में करेंगे? 2 सेब और दूसरे टोकरी में 4 सेब, सब मिला के बताइए कितने संतरे हो गए? तो ये सभी इबारती या शाब्दिक समस्या होते हैं। ये क्या करते हैं? मानसिक चिंतन का विकास। अच्छा, ये समस्याएं ऐसी होती हैं जो शब्दों में दी जाती हैं, जिन्हें गणितीय संक्रिया, संक्रिया को क्या कहते हैं? कैलकुलेशन, ऑपरेशन के माध्यम से हल किया जाता है। जैसे 14 में 5 को घटा रहे हो आप, 14 में 5 को, ये क्या है? संख्या गणितीय रूप में, न्यूमेरिकल रूप में है, ये न्यूमेरिकल रूप में है। यहां समस्या शब्दों में दी गई है, समाधान गणना द्वारा किया जाता है। 14 में से 5 गया, या बताओ बिरचन ने 14 चॉकलेट दिए, पापा जी ने, मम्मी जी ने 5 चॉकलेट ले लिए। बताओ 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 फगुनिया, कत्ते बचा तुम्हारे पास? तो फगुनवा बताती है फगुनिया। आइए, इसी को कहते हैं इबारती कौशल। इबारती मतलब शाब्दिक, यानी वर्ड प्रॉब्लम। तो इबारती अब आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। आइए, अनुमान दिया गया, एस्टीमेशन, एस्टीमेशन अनुमान। अनुमान वह प्रक्रिया जिसमें सटीक गणना किए बिना, देखिए सर सटीक गणना नहीं, एक लगभग अनुमान लगाते हैं। कैसे? रोजमर्रा दिनचर्या के अनुभव के आधार पर। कैसा उत्तर? लगभग उत्तर। कैसा उत्तर? लगभग उत्तर निकाला जाता है, लगभग। विशेषता, दैनिक जीवन से जुड़ाव वाला। ये जो अनुमान है ना, ये दैनिक जीवन से जुड़ाव होता है। अरे ये अनुमाने तो लगाते हो जी, 43 और 53 कितने होगा? आप बोलते हो कि 40 50 90 और 3 3 36 96। ये अनुमान कौशल ही तो है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, इसलिए तो कहते हैं सटीक भी। गणना से पहले उत्तर का अंदाजा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अच्छा, अंदाजा बोलते हैं, हम सोचे मंदिर और पत्थर आप भी बोलते हैं, टीसन। बच्चों को सोचने के लिए, क्या करने के लिए? चिंतन के लिए प्रोत्साहित, यानी कि सृजनात्मकता के लिए अनुमान कौशल बहुत अच्छा है। कहता है टीचिंग में भूमिका अनुमानित उत्तर। आपको ये उत्तर लिया गया है प्रश्न में, सीटेट में, अनुमानित उत्तर।
कहता है बाद में सटीक उत्तर से तुलना बाद में फिर करवानी चाहिए, करवाई जानी चाहिए। इससे बच्चों में किसका विकास होगा? तर्क शक्ति। और नंबर का क्या होगा? बोध, समझ विकसित होती है। संख्या के प्रति क्या विकसित होती है? समझ, बोध। चलिए देखते हैं कलन संक्रिया, गणन संक्रिया। सर गणन या कलन किसे कहते हैं? एल्गोरिदम को कहते हैं। एल्गोरिदम या फिर कंप्यूटेशन करना, कैलकुलेशन करना, जोड़ घटा करना, किसी को कैलकुलेट करना। कैलकुलेटर में क्या करते हो? यही तो कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को ही संक्रिया बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, कलन बोलते हैं। कंप्यूटेशनल यानी कंप्यूट करना, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। गणन संक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें गणितीय क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जोड़ घटा गुणा भाग आदि का हम प्रयोग करते हैं। इसी को कलन का संक्रिया, संख्या को सॉल्व करना संक्रिया कहलाती है। एल्गोरिदम आ गया आपका कलन विधि। अक्सर 2022 से 23 तक 2 साल इसका पूरा ट्रेंडिंग चला हुआ था। कलन विधि एक सेट होता है, समुच्चय होता है, निर्धारित वाला। कलन विधि एल्गोरिदम जैसे log m, log कहता है m/n, जैसे किसी संख्या के ऊपर पड़ जाए क्या 0 टू द पावर, तो वो कितना हो जाता है? 1। ये क्या होते हैं? एक निर्धारित होते हैं। ये लॉग एल्गोरिदम क्रमबद्ध होता है। कैसा होता है? क्रमबद्ध, निर्धारित होता है। इनकी सहायता से मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करते हैं, गणितीय समस्या को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो एल्गोरिदम वह परिभाषित गणनात्मक प्रक्रिया, बोलिएगा निश्चित क्रम, फिक्स क्रम है, जिसमें किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए गए, पहले से निर्धारित यानी पहले से डिजाइन किए गए चरणों का एक निश्चित समुच्चय होता है, सेट होता है। कहता है ग्रुप जो होता है ना, वो सेट फिक्स कि इतना का इतना होगा। हमको लगा कहूँ एकदम। तो एल्गोरिदम एक निश्चित, एक निर्धारित होता है। इसलिए आप उत्तर में अक्सर क्या करते हैं ना, कलन विधि देखते हैं, उत्तर नहीं लेते हैं। किसी चीज को सॉल्व करने का एक निश्चित क्रम। क्या आप निश्चित को उत्तर लेना चाहेंगे, पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि ये रट करके आप करते हैं, अक्सर रटते हैं उसको। सरल शब्दों में समस्या हल करने का क्या निश्चित तरीका? कैसा तरीका? तय तरीका, निर्धारित तरीका। चरणीय समूह, बोलिएगा समुच्चयन समूह, समुच्चयन सेट, एक निर्धारित सेट, चरणीय समूह, कलन विधि। इसलिए आपको क्या एल्गोरिदम को उत्तर जल्दी नहीं लेना है, कलन विधि जब तक दमदार उत्तर है तो निश्चित होता है ये। ठीक, आइए अनुमान और कलन विधि का संबंध। पहले अनुमान कौशल बच्चे में विकसित करना चाहिए। अनुमान कौशल, कलन विधि। कलन विधि आप देख ही चुके हैं। अनुमान यानी कि सन्निकटतम अनुमान लगाना, एस्टिमाइजेशन। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। कमेंट्स करेंगे, उत्तर बताएंगे। तार्किक सोच में कौन सा तर्क प्रयोग किया जब विशेष उदाहरण से सामान्य? उदाहरण से सामान्य आ गया तो आगमन विधि, विश्लेषणात्मक आगमन विधि। गणित में निगमनात्मक तर्क का उदाहरण कौन सा है? आइए, कहता है निगमनात्मक तर्क का उदाहरण कौन सा है, यानी निगमन विधि का उदाहरण कौन सा है। तो आप कोशिश कीजिएगा उत्तर को, जिसका एक फिक्स उत्तर होता है वो खोजने का, अभिसारी वाला।
पानी किधर है? इधर है। जब सर को आप लोग के हवाले कर देते हैं फिर भी एकदम जाने के 4:45 बजे जब जा रहे हैं, 4:45 बजे जब सर जा रहे हैं, जब बोल दिए सारी चीज़ें तो पढ़ना आपको है, वरना हम कल दूसरे टीचर बदल देते हैं जो मेरे बात के गुलाम हो। जो किसी स्कूल के प्रिंसिपल वो मेरे बात का गुलाम नहीं होता, वहाँ जोड़ के प्यार से नहीं पढ़वा सकते। आप लोग को पढ़वाना था, कल शायद नहीं आता है 50-50 है। इसका क्या मतलब? हम आप लोग को क्या बोलेंगे? एक तो आया परिस्थिति जैसी भी हमने रुकने नहीं दी। इसी तरह आप लोग को पढ़ना, संडे को भी टाइम नहीं हम साथ में, आप लोग खाली उंगली कीजिए ना, मसले को हम आप खींचने के लिए तैयार हैं। और क्या बोले? चलिए क्या मिल गया हमारा? ए नंबर सभी सम संख्या 2 से विभाजित होती हैं। ये फिक्स हो गया, कहता है फिक्स। और अभी सारी इक्वल टू निगमनात्मक हमने लिखा हुआ था फिक्स वाला। कहता है क्रम में संख्या 2 4 6 8 बाद 10 होगी। कहता है क्रम में संख्या 2 4 6 8 के बाद 10 होगी। 12 भी तो हो सकती है, फिर आगे 14 भी होगी। आगे बढ़ेंगे तो समीकरण x + y 7x + 3 7 हल क्या होगा? ये क्या है ना, परिभाषा है। और परिभाषा पर आधारित, सूत्र पर आधारित एक निश्चित नियम को अभिसारी कहा जाता है। आइए अब कहता है x + 3 = x + 3 = 7x + 3। 3 तो मरिए गया। x to 7x 7x + 3 7 का हल क्या होगा? अरे ये तो अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। ये क्या कह रहा है? जैसे 2 का गुणनफल 6 है, 2 का गुणनफल क्या है? 6। वैसे 4 का गुणनफल 12 होता है, तो वैसे ही 6 का गुणनफल 18 हो जाएगा, 9 का गुणनफल 27 हो जाएगा। संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। आइए इन क्वेश्चनों को देखिए, आप देख चुके हैं। इस प्रश्न को देखिएगा। शोएब कक्षा 5 में पढ़ता है। वह त्रिभुज को वर्गीकृत कर सकता है, परंतु यह समझने में कठिनाई होती है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री क्यों होता है। तो पियाजे के अनुसार किस अवस्था में है, समझिए जरा सा। पियाजे की 4 अवस्थाएं। सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, वो तो होगा नहीं। दूसरा आया पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष जो है उसमें अनुत्क्रमणशीलता और संरक्षणवाद पाया जाता है। इसी में अपलटावी पाया जाता है, इसी में पाया जाता है केंद्रीकरण का अवस्था, इसी में पाया जाता है नहीं समझ पाने का गुण। कहता है शोएब कक्षा 5 में पढ़ता त्रिभुज को वर्गीकृत कर सकता है कि यह न्यून कोण है, यह सम कोण है, यह अधिक कोण है, परंतु यह समझने में कठिनाई होती है कि त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री क्यों होता है। देखिए त्रिभुज के 3 कोण 180 डिग्री, यदि समबाहु त्रिभुज हैं तो 60 60 60 180 डिग्री। तो पूर्व संक्रियात्मक होगा या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक या संवेदी गामक, बताइएगा। समझ पाने में बच्चा क्या है, असमर्थ, तो किस अवस्था में जाएगा, मूर्त या अमूर्त?
या फिर पूर्व संक्रियात्मक? थर्ड में। प्याजे पढ़ाए गायब हो गया फिर। देखिए पलटावे, अलग अलग दृष्टिकोण। अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ। कैसा प्रूफ समझने में अक्षम है बच्चा? 180 डिग्री तीनों कोण का योग होता है, ऐसा नहीं समझ पा रहा है। यदि समझ जाता अमूर्त बात को तो किस अवस्था में होता? चौथी अवस्था में। अभी बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो किस अवस्था में होगा? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक। 180 डिग्री को नहीं समझ पा रहा है बच्चा, जो कि अमूर्त बातें हैं। और बच्चा किस क्लास में है? 5 क्लास में। 5 क्लास का उम्र कितना होगा? 11 वर्ष 12 वर्ष होगा ना जी। तो बच्चा तीसरी अवस्था में है, अमूर्त चिंतन को नहीं समझ पा रहा है। कौन नहीं समझे और कौन मार रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक। थर्ड इज द राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक, ये वाला, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, जहां पर अमूर्त चिंतन का शुरुआत होता है, यानी कि तार्किक विकास होता है बच्चे में अमूर्त निराकार वस्तुओं के चिंतन के प्रति। पाइथागोरस ट्रिक आप जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, टू टीच पाइथागोरस थ्योरम टीचर गिव सेवरल राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू फाइंड रिलेशनशिप। कहता है इनके बीच क्या खोजना है? संबंध खोजना है। प्रयोगशाला, आगमन विधि, निगमन विधि, तो क्या कौन सा मेथड हो जाएगा? क्या आगमन विधि होगा या प्रयोगशाला विधि होगा या निगमन विधि होगा? पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए कई समकोण त्रिभुज देकर उनमें संबंध खोजने को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लेक्चर मेथड होगा? प्रयोगशाला लेबोरेटरी मेथड, आगमन विधि, दिया गया है प्रमेय, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और कई कोण समकोण वाला त्रिभुज दे करके। कई समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, उनमें संबंध खोजने को कहता है। लेक्चर मेथड से होगा नहीं, काट दीजिए। प्रयोगशाला मेथड होगा नहीं, आगमन निगमन में बता दीजिए। थेल्स प्रमेय दिया गया है। कहता क्या है? किसी शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में कठिनाई हो रही है तो डिस्कैलकुलिया 2 नंबर। कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार उद्देश्य, तो आप जानते हैं उद्देश्य क्या है भाई? विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण, संख्यात्मक कौशल का विकास। क्या कह रहा है? न्यूमरेसी स्किल का विकास, रोजगार नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं। अब मुझे बताइए कौन सा उत्तर, कौन सा हो जाएगा उत्तर? जात। कौन सा हो जाएगा उत्तर? राधे राधे। तो हम देख रहे हैं बच्चों की विचार प्रक्रिया का क्या होगा? गणितीयकरण कर देना। संख्या तो केवल संख्या के कौशल ही विकसित हो पाएंगे ना, इसीलिए चौथा नंबर लेंगे ना। मैथमेटाइजेशन यानी बच्चे की मन मस्तिष्क प्रक्रिया का क्या होना चाहिए? तार्किकीकरण, गणितीयकरण। ये यदि हो गया ना, यही तो औपचारिक, यही तो अपसारी चिंतन है।
ये यदि हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहते हैं संख्या को केवल जोड़ना घटाना, वो भी कैसे? कॉपी कलम इत्यादि के माध्यम से। विशेषकर संख्यात्मक कौशल, हम कहते हैं गणितीयकरण, गणितीयकरण, मैथमेटाइजेशन, दिस इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षिका अपने छात्रों को गणित पत्रिका जनरल बनाने के लिए कहा। उनमें उनके द्वारा जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थिति को लिखने के लिए कहा। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, गणित का पत्रिका या फिर कोई जर्नल्स वगैरह बनाने के लिए कहा, कोई आप प्रोजेक्ट बना करके आओ। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? और जीवन से जुड़ा हुआ आने वाले निरीक्षक के लिए, निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, ये गलत हो जाएगा ना? इसमें अपना ज्ञान का, रचना का विकास हुआ क्या? कहता है इन्विजिलेटर जो आ रहा है ना इंस्पेक्शन के लिए, आ जाए तो चेकिंग में, चेकिंग में, हाँ बाहरी अगर डीओ साहब आ रहे हैं, एकदम सब एकदम रेडी रहो। क्या इसके लिए? नहीं ना। परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्र की अच्छी बात है। छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके, अच्छी बात है। छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना, अच्छी बात है। क्या रहा है भाई? A teacher asked her students to make a math journal and write math situations used in their life. अच्छा, ठीक। The purpose is, इसका उद्देश्य क्या है? परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्र की सहायता करना, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का, क्लास के गणित का बाहरी जीवन में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके। गणित की पत्रिका बना रहे हैं, कहां से जोड़ करके? जीवन में जो प्रयुक्त हो रहा है ना, घन, घनाभ, त्रिभुज। जैसे बेटा लूडो का छग्गा जानते हो ना? हाँ मास्टर जी। तो कैसा होता है? घन के जैसा। तो लिख देना लूडो का छग्गा घन जैसा होता है। इसका आयतन भुजा क्यूब 6 गुना भुजा कुछ होता है, हम तो बुलाइए हो गए, भुजा क्यूब होता है। तो आप बाहरी जीवन का प्रयोग किस में कर रहे हैं? कक्षा की गतिविधि में। और उत्तर हमारा क्या है? ये यहां से आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, वरना आप खोजते रह जाओगे, उत्तर आपका जीवन में नहीं मिल पाएगा। छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना, जांचने की बात हो रही है क्या? निम्न में कौन सा गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? कहते कौन सा उपयुक्त नहीं है? अच्छा, इसका नेचर कैसा होता है? गणित की कॉन्सेप्ट जो होते हैं, प्रकृति कैसी होती है? सभी बने रहिएगा। यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है। यह निहित प्रतिमान को क्या करता है? उजागर करता है। प्रतिमान माने पैटर्न। इट रिवील्स इनहेरेंट पैटर्न। इनहेरेंट जो छुपे हुए पैटर्न है ना, उसको भी क्या करता है? तो बोलिए। यह निहित प्रतिमान को स्पष्ट करता है, उजागर करता है। नहीं करता है क्या? यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर, देखने पर आधारित है। खाली देखने से हो जाएगा? तार्किकीकरण करना होगा। और आपसे नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं हो जाएगा? सी। गणित में अवधारणा की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? निगमनात्मक विवेचन, निगमनात्मक विवेचन, निगमनात्मक विवेचन। हाँ हाँ निगमनात्मक विवेचन तर्कना पर आधारित होती है। कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, एक बात बताइएगा, कोई कह पाएंगे कि इस बच्चे को हम केवल निगमन विधि से पढ़ाएंगे? दोनों का प्रयोग करते हैं ना, आगमनात्मक विधि का भी प्रयोग और निगमन विधि का भी प्रयोग। अच्छा, इसकी प्रकृति तर्क संगत होती है, लॉजिकल होती है ना? गणित में अवधारणा कैसी? रैखिक।
रूप से विभेदित। अच्छा एक बात बताइए, रैखिक रूप से, रैखिक को क्या बोला था मैंने? लीनियर। क्या बोला था? सिक्वेंशियल। क्या बोला था? हायरार्किकल नहीं बोला था क्या? गणित की प्रकृति कैसी होती है? रैखिक होती है, एक क्रम से होती है, एक कैसे होती है? क्रम से होती है, पैटर्न से होती है। तो एक रेखा में होती है, पदानुक्रमिक होती है। हुर्र। पदानुक्रमिक होती है, एक रेखा में होती है, पैटर्न के अंतर्गत होती है। आप जानते हैं ना, पहले जोड़ सिखाते, फिर घटाव सिखाते, फिर गुना इत्यादि। तो गलत डियर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। हेलो, क्या कह रहा है? इंडक्टिव। कैसे पढ़ाते हैं? डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों, आगमनात्मक के साथ साथ कैसा? निगमनात्मक दोनों। यही तो गलत हो जाएगा। गणित का अवधारणा का प्रकृति कहता है कैसा होता है? अमूर्त होता है। बात तो सही है। रैखिक यानी क्रमिक, क्रमानुगत। रैखिक देख के ना गलत लगेगा, आप इसको गलती कर दोगे, मैं जानता हूं, लेकिन ये सही है, ये भी सही है। गलत डी नंबर है। दिस इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? गणितीय संकल्पना पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्रम के अनुसार, पदानुक्रमिक। अच्छा हायरार्किकल देख लीजिएगा, आगमनिक विवेचन पर आधारित है। गणितीय संकल्पना प्रकृति में अमूर्त है। कैसा? निराकार, बौद्धिक, तार्किक, अमूर्त। गणित का अपना चिन्ह, शब्द और भाषा का समुच्चय। जी हाँ, गणित की अपनी भाषा होती है, गणित का अपना प्रतीक, अपना चिन्ह होता है। बात है सही। एक बात बताइएगा, आगमन विवेचन पर आधारित किसने कहा? निगमन नहीं पढ़ाते साइन थीटा कॉस थीटा? क्या थेल्स प्रमेय नहीं पढ़ाते निगमन विधि से? क्या त्रिकोणमिति नहीं बताते निगमन विधि से, डिडक्टिव मेथड से? तो ये आप ये कैसे कह सकते हो बी नंबर को? बी नंबर गलत हो जाएगा। हेलो, पढ़िए तब मैं आगे बढ़ूंगा। दिमाग में पहले लोट लीजिए। बी इज द राइट आंसर, जो कि गलत हो रहा है, और यही गलत आंसर है। आगमनात्मक, मैं कहता हूं निगमनात्मक क्यों नहीं, दोनों ना होगा, इसलिए गलत उत्तर है वो। और यही तो पूछ रहा है, मतलब नहीं पूछ रहा था, समझ जाओ आप। एनी प्रॉब्लम? Which of the following statement about the nature of mathematics is correct? करेक्ट पूछा जा रहा है। कहते प्रतिमान की तरह समझा जा सकता है, कोडिंग में है। क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही अपसारी है ना, बहुत ज्यादा स्थान है ना। जितना मत होगे उतना मैथ विकसित होगा, सीमित नहीं होती है ये। गणित को विज्ञान के पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। गणित अमूर्त विचार में संभावित संबंध का अन्वेषण करता है। बी ए, अच्छा इधर दिया गया है नहीं, चलिए ठीक। कहते गणित को विज्ञान के प्रतिमान की तरह समझा जा सकता है। गणित अमूर्त विचार में संभावित संबंध का अन्वेषण करता है, ए और बी। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित में विचार के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। जी पूछ क्या रहा है? आहा, गणितीय कॉन्सेप्ट की प्रकृति एक रैखिक होती है, श्रेणीबद्ध होती है। तो गणित प्रत्यक्ष है, कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा ये समझे, श्रेणीबद्ध है, एक क्रमानुगत है, क्रम से है, रैखिक है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, बात तो सही है। गणित में विचार के सही ट्रांसफरेशन के लिए विशेष शब्दावली। देखिए गणित का अपना विज्ञान है, गणित की अपनी भाषा है, गणित प्रतीक चिन्ह पर आधारित होती है। गणित विशेष शब्दावली का प्रयोग करता है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना तार्किक चिंतन की क्या कह रहा है? आवश्यकता, यही गलत है। सो डी इज द रॉन्ग आंसर।
गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ध्येय। बच्चों की गणितीय प्रतिभा का विकास करना, टैलेंट को निखारना, उपयोगी क्षमता को विकसित करना, विद्यार्थी को गणित समझने में मदद करना, ज्योमेट्री के प्रमेय और उनके प्रमाण का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। कैसे स्वतंत्र रूप से? इंडिपेंडेंटली क्रिएट ज्योमेट्री की थ्योरम एंड प्रूफ इंडिपेंडेंटली। अब बताइए और देखिए प्रश्न। खेल रहा है हेलो आप मजा आया था क्या हुआ क्या 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 है क्या है ये तो वो है यहाँ नीली पली पीली वाली डांडिया पसंद है मुझे मुझे नादिया पसंद नादिया पसंद है। क्या उत्तर मिल चुका है आप लोगों का? क्या? क्रिएटिंग ज्योमेट्रिक थ्योरम्स एंड प्रूफ्स टू हेल्प। चलिए बताइए 7 नंबर का। 7 नंबर विद्यार्थी को गणित समझने में सहायता करना क्या मुख्य उद्देश्य? ठीक, स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थी को गणित समझने में सहायता करना। क्या कह रहा है? मेन एम। अब देखिएगा यहाँ सब एम है, सबसे बड़का एम चुनिए। तो बच्चों की गणितीय प्रतिभा का विकास करना, डेवलप मैथमेटिकल टैलेंट, यानी बच्चे को प्रतिभाशाली बनाना। कहता है उपयोगी क्षमता को विकसित करना। बहुत अच्छी बात है भाई। टू डेवलप यूजफुल स्किल, यूजफुल क्षमता का विकास करना, विद्यार्थी को गणित समझने में सहायता करना। बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। अरे हो क्या रहा है जी? द मेन एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज, निगेटिव तो नहीं पूछ लिया है जी। अच्छा, शिक्षा का मुख्य ध्येय विद्यार्थी को गणित समझने में मदद करना, उपयोगी क्षमता को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभा का विकास करना। ये दोनों बात तो सेम ही है, ये डी और बी। देखिए अपन उत्तर नहीं बता पा रहे हैं इसका, ना बता पाएंगे। ठीक है, ये कोडिंग में उत्तर होंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छूट गए हैं, ये छूट गया है कोडिंग इसका। कोडिंग कहीं ना कहीं इसके छोटे हुए हैं आपके। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो मूर्त प्रकृति इसकी नहीं होती है, याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी तर्क संगत, लॉजिकल, श्रेणीबद्ध क्या होती है? कैटेगराइज कहता है, एक क्रमानुगत होता है, पदानुक्रम, अमूर्त होती है प्रकृति। ये सब क्या है? गणित की अवधारणा की नेचर होती है। बिल्कुल बात सही है। मूर्त नहीं पढ़ाते कैसे? वो मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे नहीं पढ़ाते। ये गलत हो जाएगा, यही उत्तर होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चिड़िया रूपरेखा, इसे देख लिया जाए। बच्चे की विचार प्रक्रिया का क्या होना चाहिए? मैथमेटाइजेशन, गणितीयकरण, लॉक कहते हैं। लॉक कहता है अधिक से अधिक गणित सिखा देना, इसी को कहते हैं मैथमेटाइजेशन।
गणित में अनेक प्रश्न सॉल्व करना ही गणितीयकरण है। संख्याओं और उन पर कैलकुलेशन का ज्ञान, तो गणित को बच्चे के जीवन का अनुभव, यही है गणितीयकरण। जीवन के, दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है, कहलाता है डी, बेस्ट वाला। ये थोड़े कि उन पर कैलकुलेशन करना, कैसे सॉल्व करते हैं, यही बच्चे का विचार प्रक्रिया का। अच्छा, ये स्टेटमेंट दिया है लॉक ने, याद रखें मित्रों। अगला, परिमाण माप का विज्ञान है। ये दिक् स्थान है, दोहर्षिकार आधा को, दिक् स्थान मतलब स्पेशियल, डायरेक्शन, दिशा, दूरी, स्थान के ज्ञान को दिक् स्थानीय समझ कहते हैं। सटीक, व्यवस्थित, तार्किक है। अच्छा ठीक है, गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। सभी प्रमेय, अभिग्रहित, प्रमाणित तथ्य हैं। कहता प्रमाणित, इसलिए कहिए गलत है, क्योंकि ये अभिग्रहित क्या पढ़े थे, प्रमाणित नहीं ना, इसीलिए ये गलत हो गया, इसको काट दीजिए। कहते अच्छी तरह से परिभाषित है, इसको भी क्या पूछ रहा है, नहीं कौन सा, कौन सा नहीं है, तो मिलिए तो गया, कौन सा नहीं है। गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं, यही गलत हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा हुआ था प्रूफ, थ्योरम्स, कंजेक्चर, प्रमाणित है तो गलत बात है। सटीक, व्यवस्थित, परिमाण न माप का विज्ञान है, ठीक है, परिभाषित और स्पष्ट। अगला 11, गणित से संबंधित निम्न से कौन से कथन उचित हैं। गणित केवल संख्या और संख्या की अवधारणा के बारे में, केवल संख्या, अरे यार अमूर्त ज्ञान भी तो है, अपसारी ज्ञान, विश्लेषणात्मक, चिंतनशील, प्रश्नों समस्याओं का हल, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। नहीं, ये सी इसमें है, इसमें है, यही दोनों हमारा उत्तर हो सकता है, इसको खा जाइए। ओके, तो थोड़ा सा एक्टिव। गणितीय समस्याओं प्रश्न का हल, निर्धारित पाठ्य पुस्तक। अरे बाबा, बाहर के जीवन में न है गणित, निर्धारित पाठ्य पुस्तक में दी गई कलन विधि द्वारा करना चाहिए। क्या है, शिक्षक के द्वारा, माता पिता, दोस्त मुहिम के द्वारा नहीं, केवल सी 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 इज द राइट आंसर, सी। तो हम काट देते हैं ए को, सी इज द बेस्ट आंसर। मैथ पेडागोजी आप बनाना बेहतरीन कर लोगे, बस प्रैक्टिस करते करते। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन उच्च उद्देश्य, दो उद्देश्य बताया, एक निम्न उद्देश्य, जोड़ घटा गुना भाग। उच्च उद्देश्य में बताया अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक चिंतन, अलग अलग तरीके से सोचने वाला चिंतन। तो सूचक है, यानी सूचना दे रहा है, उच्च उद्देश्य, अपसारी वाला, खुले अंत वाला। गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान, इसको कहिए गलत, क्योंकि डियर पीछे लास्ट, तथ्यपूर्ण ज्ञान कह देना, यह नेगेटिव होगा जीवन में। कार्य विधिक, यह निर्धारित होगा, फिक्स, यानी ये भी गलत होगा। इंग्लिश देखोगे तो फंक्शनल, इसको कहते हैं फैक्चुअल, फैक्ट पर आधारित, फैक्चुअल, और ये प्रोसीड्यूरल। लिख लेना, प्रोसीड्यूरल, फैक्चुअल, रट्टा मार विधि होती है। तथ्यात्मक और कार्य विधिक शब्द, वैकल्पिक गतिविधि पॉजिटिव है। तो ये आप देख लो इंग्लिश, बाद में मत कहना मैंने नहीं बताया, अब पूछोगे तो फिर झगड़ा कर लूंगा मैं, याद रखना। कल आज मिला करके बहुत अपन ढीप ढाप दे चुके, ईवीएस में दिए थे, टोटल अपसारी अभिसारी खा गए, आज मैथ में बचा कुचा खत्म कर दिए। आइए आइए, गलत कर दीजिए, चूंकि आपको तो उच्च उद्देश्य से बोल रहा है, ये तो अभिसारी है, अभिसारी कन्वर्जेंट, बंद अंत, सीमित अंत वाला प्रश्न या चिंतन। विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विवरण देखना चाहिए। बहुत अच्छा। शिक्षा बच्चों के आंतरिक साधन जैसे अमूर्त चिंतन, तर्क संगत निष्कर्ष को निकालने वाली होनी चाहिए। तर्क संगत निष्कर्ष, कहता है गणित शिक्षा को रोजगार योग्य, हट, रोजगार, रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो,
सृजनात्मकता, रचनात्मकता। अब देखिए दूगो विकल्प सेलेक्ट किया है ना, ओकरा में कौन दमदार है, बेसी बड़का एकदम हीरो है, तब हीरो हीरोइन के बिहा करवा देंगे। और कुछ निगेटिव तो ना है दोनों में। और हाँ, ऐसा जब क्वेश्चन में फंस जाइए तुरंत आप वहां सेट उल्टाइएगा, इंग्लिश में घुसिएगा। कभी कभी नोट क्या है ना, चट्टा छोड़ देता है और इंग्लिश वाला के आधार पर आप क्लेम कर जाओगे। ठीक है, हो सकता है मैंने भी यहां छोड़ दिया हो, मैं फिर से एक नजरिया मारूंगा। पहले स्कीमिंग कर लिया, अब स्कैनिंग करूंगा मैं, चूंकि इंग्लिश को सर्वमान्य माना जाता है। आप मुझे यदि फंसा सकते हो तो मुझे प्योर हिंदी दे देना, मैं फंस जाऊंगा। इंग्लिश के साथ दोगे तो यकीन है उनकी कृपा और अपनी मेहनत से सही आंसर हमेशा 100% बताऊंगा, विषय चाहे जो भी हो। चलिए, मेहनत हमारी, घमंड नहीं, क्योंकि वो तो रामन का भी नहीं रहा। गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधन, आइए, इंटरनल रिसोर्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कहता है अमूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन क्या है? उच्च उद्देश्य, तर्क संगत निष्कर्ष, तार्किक ज्ञान को ही उच्च उद्देश्य बोलते हैं। निकालने वाली होनी चाहिए बात बेहतरीन। और ये कह रहा है आंतरिक, अंतर्दर्शी समझ, आंतरिक ज्ञान, इससे बेहतरीन उत्तर तो यही होगा। आगे, बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि, जैसे इंग्लिश देखते हैं, चिल्ड्रन शुड सी मैथ एज अ वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। भगवान कुछ उत्तर लेगा रे क्या? झूठो हमको एकदम परेशान कर रहे। थोड़े तो अपन सोच रहे काटे तो काटे किसको, बीसी है, झूठो टाइम खोटी खैले हो महाराज। हाँ, हम अंतिम तलक से अब क्या करूं भाई, दोनों तो प्योर है। निम्नलिखित में क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना संबंधित नहीं है? हमने पढ़ाया अभी, संख्या प्रारंभ करने के पूर्व में, यानी संख्या का जो कॉन्सेप्ट दे रहे हो ना, तो उससे पहले क्या बताइए। अच्छा, ऐसा ही प्रश्न आता है शून्य बताने से पहले। शून्य माने खाली, कुछ नहीं। इससे पहले हम बच्चों को जो सिखाते हैं ना, 1 2 3 सिखाते हैं। मुझे आज तक कोई माता बहन नहीं मिली, मुझे कुछ पिता या भाई साहब नहीं मिला जो अपने बच्चे को पहले सिखाए। 0 किसकी संकल्पना? शून्य की संकल्पना बाद में सिखाते हैं। पहले सिखाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद शून्य की संकल्पना। पहले जीवन में कुछ है तभी तो सीख पाएगा, कुछ नहीं है यानी 0। तो शून्य की संकल्पना 1 से लेके 9 तक, और इसके बाद हम सिखा देते हैं 0 की संकल्पना। ठीक ऐसे ही संख्या से पहले कहता है कौन सा संकल्पना माने कॉन्सेप्ट। बहुत लोग को मैं बार बार कहता हूं, मन तो करता है माथा एकदम जो है ना अपना फोड़ लूं। संकल्पना बोलूंगा, अवधारणा बोलूंगा, प्रत्यय बोलूंगा, उनको मगज में नहीं घुसेगा। कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं संकल्पना, अवधारणा, संप्रत्यय, प्रत्यय। अभी रट भी लें, क्वेश्चन बनाते वक्त इनके यहां नहीं घुसता है कि संप्रत्यात्मक अवधारणा, प्रत्यात्मक, सर कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं। अधिकांश बातें ना इसी कारण नहीं बन पाता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते तोड़ मड़ोड़ करके। पता नहीं कितने लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि मैं तो रोज का यही काम है, मैं समझ रहा हूं। प्रारंभिक संख्या का संकल्पना से संबंधित नहीं है। संरक्षण, मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन। संरक्षण, एक बिंदु से चल के मूल बिंदु तक आ जाना, फिर से वापस पहुंच जाना, संरक्षण यानी कि उलट पलट कर अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना। मापन कहा जा रहा है, वर्गीकरण कहा जा रहा है, यानी कि अलग अलग क्लासिफिकेशन करना। वर्ग समावेशन, ये क्वेश्चन कहां से उठ करके आया? सबसे पहले बच्चों को हम करवाते हैं गिनती, गिनती करवाना सिखाते हैं, यानी कि गणन करना, गणन करना। वर्ग समावेशन, क्लास इंकल्सन, ये बटन का ग्रुप है, बटन का वर्ग है,
ये चावल के दाने का वर्ग है, ये लोहा के कणों का वर्ग है, ग्रुप है। ये हमने कर दिया वर्ग समावेशन, अलग अलग क्लास में डाल दिया। कहता है वर्गीकरण, मापन करेंगे, संरक्षण कहता है संरक्षण, अमूर्त चिंतन वाली बातें कहा जा रहा है। अब देखिए मापन है, वर्गीकरण है, वर्ग समावेशन है, और यहां दिया है संरक्षण। संख्या से पहले का कॉन्सेप्ट कौन सा आप नहीं करते? नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट। तो क्या नहीं करते बताइए? कंजर्वेशन मतलब होता है उलट पलट के अलग अलग तरीके से सोचना। बच्चे दो वस्तु को मापना शुरू कर देते हैं, भले नग्न आंखों से करें। तुलना करते हैं कि तो ये बड़ा है वो छोटा है, मेरे ग्लास में ज्यादा दूध है कम दूध है, अरे ये बटन है, अरे ये मोगली का फोटो है, ये सब करेंगे। संरक्षण संख्या से पहले नहीं, बाद में करेंगे। यानी कि ए नंबर हमारा कंजर्वेशन, संरक्षण। उत्क्रमणशीलता भी जिसे बोलते हैं, रिवर्जिबिलिटी, अलग अलग तरीके से सोचना, संरक्षण। 14 देखिएगा, एक मिडिल विद्यालय की गणित की शिक्षिका ने अपनी ज्यामिति कक्षा में निम्न नीति का उपयोग किया। निम्न नीति, पॉलिसी का उपयोग किया। बहुभुज के कोण के योग के गुना को पढ़ाना, कोण के मापों की असंख्यात्मक तुलना, रेखा और रेखाखंड की अवधारणा का परिचय, और मानक इकाई को मापने के क्रियाकलाप करना, उसके बाद मानक इकाई से परिचित करवाना। हाँ, और इधर हैं तीसरा, दूसरा, एक। ठीक। विविध कोण को मापने के लिए पच्चर यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, वेज लकड़ी का टुकड़ा के समूह का उपयोग किया, जो कि लगभग 15 डिग्री के कोण है। लकड़ी का टुकड़ा क्या है? मूर्त वस्तु, तो आप पच्चड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का पच्चड़ होता है आपके कंपास बॉक्स में, चंदा, प्रोटेक्टर। विभिन्न कोण के कटे हुए टुकड़ों को एक दूसरे पर क्या करना? अतिच्छादित यानी ढकना, रखना। एक दूसरे ऊपर क्या कर देना? ओवरलैपिंग कर देना, अतिच्छादित। इसी को कहते हैं आच्छादित। आच्छादित भी कहते हैं, समझिएगा। आच्छादित वर्ड ही आपको फंसाएगा, जानते आप सब कुछ हो। एक बच्चे अपने हाथ को रख करके भी देखते हैं किसी आकृति पर, यह क्या है? ओवरलैपिंग करना। किसी लकड़ी के टुकड़े या फिर कोई आकृति को ऐसे रखना, चारों ओर ऐसे पेंसिल को घुमाना, किसी वस्तु की आकृति बनाना होता है। और किसी लकड़ी के टुकड़े या अन्य कोण को ज्ञात करने के लिए हम अतिच्छादित कर समान माप वाले कोण को ज्ञात करने की क्रियाकलाप भी करते हैं। कहता है एक सीधे रेखाखंड को मापने के लिए, रेखाखंड कोई लाइन सेगमेंट है, उसको मापने के लिए अलग अलग लंबाई वाला क्या करना? पेंसिल का उपयोग करना। बच्चा कर रहा है। ठीक। विभिन्न कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया गया? कटा हुआ टुकड़ा। बोलिए अमानक इकाई। बोलिए लकड़ी का पच्चर, अमानक इकाई। क्या है वो? अविश्वसनीय, अमानक यानी अप्रमाणिक, अमानक इकाई है। ठीक। तीसरा क्या कहता है? एक सीधे रेखाखंड को मापने के लिए अलग अलग लंबाई वाले क्या? अलग अलग लंबाई वाला किसी का पेंसिल किसी बड़ा, किसी का पेंसिल छोटा हो सकता है ना, वो भी क्या हो जाएगा? अमानक। सर फिर मानक क्या होता है? अभी तुरंत पढ़ाए हुए हैं, स्केल, रूलर, इंची टेप। इसे हम विश्वसनीय, मानक या प्रमाणिक कहते हैं। आइए, कहते हैं शिक्षिका द्वारा प्रयुक्त ये शैक्षिक विधि, ये तीनों विधि केंद्र है चारों में से कौन से ऑप्शन का? अब क्वेश्चन जाके समझ में आया। बहुभुज के कोण के योग के गुण को पढ़ाना। गुण, कौन योज्य का प्रतिलोम है, कौन विभाजन का प्रतिलोम है, किसमें साहचर्य का गुण पाया जा रहा है, किसमें वितरण का गुण,
डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कौन सा लॉ है? क्या ऐसा नहीं। कोण के माप की असंख्यात्मक तुलना, असंख्यात्मक, अनंत, रेखा और रेखा। सीधे उत्तर डी लगाइए ना जी, अमानक इकाई, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। यहां क्या हो रहा है तीनों विकल्प में? ये सब क्या है? लकड़ी का गुटका, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, ये सभी अमानक इकाई है। डी इज द राइट आंसर। सो डियर फ्रेंड्स, आज की सभा यहीं तक। कैसी लगी कक्षा? स्वागत, अगली बार करेंगे आपका। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।